क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और गॉस लॉ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इससे पहले बेसिकली हमने गॉस लॉ देख लिया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लिया जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक के अंदर दे रखा है। अब गॉस लॉ के का जो एप्लीकेशंस है वो सारे एप्लीकेशंस हम यहाँ पे देखते हैं। बहुत सारे जगहों पे इसका एप्लीकेशन है और आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका बेसिकली, ठीक है। क्योंकि जैसे पॉइंट चार्जेस की वजह से जो फील्ड होता है वो तो आप कूलॉम्स लॉ से भी निकाल रहे थे और वही चीज़ आप यहाँ गॉस लॉ से भी निकाल रहे थे। आपको लग रहा होगा कि ये सेम चीज़ें आप पढ़ रहे हो, तो क्यों ना हम कूलॉम्स लॉ से कर लें। लेकिन बिल्कुल कर सकते हो कूलॉम्स लॉ से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि क्यों हम इसको पढ़ते हैं। गॉस लॉ का इस्तेमाल जब आप देखोगे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जगहों पे, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए आपका क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है जब हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए, एक हम पॉइंट चार्ज के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। पॉइंट चार्ज जब हम गॉस लॉ पढ़ रहे थे, पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब अगली बार जो आते हैं वो करते हैं, देखते हैं वो है क्या कि हाँ, एक लॉन्ग चार्ज लाइन है, जैसे कि फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। एक इनफाइनटली लॉन्ग वायर है, चार्ज वायर, उसकी वजह से फील्ड कितना होगा किसी जगह पे वो हम देखते हैं। फिर इसके बाद जो भी ये जो एप्लीकेशन है, कई सारे एप्लीकेशन है जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें से मैं आपको जस्ट रिवाइंड कराता हूँ वहाँ से कि गॉस लॉ है क्या। बेसिकली गॉस लॉ हम कहाँ पे लगाते हैं, तो गॉस लॉ तो देखो आप कहीं पे भी लगा सकते हो फील्ड निकालने के लिए, लेकिन उन जगहों पे बेनिफिशियल होता है, उन जगहों पे फ़ायदेमंद होता है जिन जगहों पे सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। या फिर हम ऐसे सरफेस को लेते हैं जहाँ पे, मतलब इसी सरफेस को हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें सिमेट्री एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर बेसिकली यहाँ पे आपको पता है कि जो फील्ड लाइंस होंगी इसकी, सपोज कि फील्ड लाइंस इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, तो फील्ड लाइंस आपको इधर हर तरफ फील्ड लाइंस जाएगी। तो अगर आप यहाँ से ऊपर से देखोगे कि भाई ये वायर तो इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, ठीक है। तो देखिए, अगर छोटा वायर होता तो क्या होता, छोटा अगर वायर होता तो ये सपोज करिए कि चार्ज इतना ही दूर तक चार्ज है, तो क्या होता है कि देखिए फील्ड लाइंस स्ट्रेट नहीं होती हर जगह की। यहाँ पे तो है, फिर यहाँ की इस तरह से जाती, टेढ़ी हो जाती, इस तरह से ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होती, ठीक है ना। ये इस तरह से फील्ड लाइंस होती अगर ये छोटा सा स्मॉल चार्ज वायर है तो। लेकिन क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो क्या होता है, ये काफ़ी जब लंबा हो जाता है, मतलब काफ़ी लार्ज, काफ़ी दूरी तक जाता है, तो क्या होता है ये जो वायर, जो फील्ड लाइन जो होती है वो बेंड ना होके स्ट्रेट हो जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आई। तो इसलिए इन्फिनिटली लॉन्ग वायर में इसको लगाना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि ये फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं और उसकी वजह से सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे गॉस लॉ लगाने का जो है काफ़ी बेनिफिशियल है, वो गॉस लॉ लगाने से काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे कि क्यों यहाँ पे हम बेसिकली गॉस लॉ लगाने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, जगह की कमी होगी। तो फील्ड लाइन जो कि वो देखोगे यहाँ से पैरेलली जाएंगी, यहाँ से इस तरह से जाएंगी। अगर आप ऊपर से देखने की कोशिश करो, यहाँ से देखने की कोशिश करो, या इस वायर के लॉन्ग देखने की कोशिश करो, तो ये वायर है, सपोज करिए ये वायर है, अंदर वायर अंदर को जा रहा है। अब ऊपर से देखोगे तो अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और उसमें फील्ड लाइन जो निकलेंगी वो फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह से निकलती हुई नज़र आएंगी आपको, ठीक है। फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से निकलती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। फील्ड लाइन जो निकलेंगी वो अगर प्लस चार्ज है तो फील्ड लाइन्स निकलेंगी, अगर माइनस है तो फिर अंदर की तरफ एंटर करेगा। इस तरह से आप ऊपर से देखोगे तो आपको, ठीक है। अब हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि देखिए गॉस लॉ लगाना है आपको, ठीक है। गॉस लॉ तो लगाना है, तो उसके लिए आपको पता है गॉस लॉ क्या है कि फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। हम एक क्लोज सरफेस लेंगे सबसे पहले। क्लोज सरफेस का सिलेक्शन कैसे करेंगे, देखिए क्लोज सरफेस, एक स्फीयर भी क्लोज सरफेस है, आप बोल सकते हो कि एक सिलेंडर भी क्लोज सरफेस है, ये बोल सकते हो, क्यूब भी एक क्लोज सरफेस है। लेकिन हम क्या करेंगे, वैसे क्लोज सरफेस का हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे
जिस यहाँ पे जिसके हर पॉइंट पे या जो मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे सिमेट्री एग्जिस्ट हो या वहाँ पे हम सिमेट्री का इस्तेमाल करने के कंडीशन में हो। ठीक है, अगर आप सपोज करो कि आप स्फेयर लेते हो तो स्फेयर लोगे अगर, तो स्फेयर लोगे तो देखिए इसका डिस्टेंस कम है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, इसका और कम है, इससे बढ़ते बढ़ते ये बढ़ेगा और ये घटेगा। ठीक है, तो स्फेयर यहाँ पे सूटेबल नहीं होगा। अगर बोलोगे सर मैं क्यूब लेता हूँ, चलो क्यूब लेके देखते हैं। क्यूब आप लोगे तो क्यूब में लोगे तो हर क्यूब के हर पॉइंट पे आपको ये चीज़ें मतलब फील्ड हर जगह सेम नहीं दिखेगी, फील्ड हर जगह सेम नहीं दिखेगा, अलग अलग पॉइंट पे फील्ड जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, फील्ड हर जगह सेम नहीं होगा। तो हम क्या करें भाई, ऐसे में क्या करें, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ मैं क्यूब यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर सपोज क्यूब मैं लेता हूँ तो हर पॉइंट पे फील्ड, इसका डिस्टेंस कम है, इसका ज़्यादा है, तो वेरी करेगा, यहाँ से लेके हर पॉइंट पे ये वेरी करेगा। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे ये नहीं ले सकते, क्यूब लेना हमारे लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, क्यूब हमारे लिए लेना सही नहीं रहेगा, राइट। तो आप इसमें हम करें क्या, तो अगर हम एक सर्किल ले लूँ, मैं अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर ले लूँ, तो सिलेंडर ले लूँगा तो इसके हर पॉइंट पे सेम वैल्यू, मतलब हर पॉइंट पे सेम फील्ड निकलेगा और ये चीज़ हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब प्लस है और यहाँ फील्ड लाइन्स ऐसे होगी। ठीक है, तो ये फील्ड लाइन्स ऐसे हो गई। अब हम गॉसियन, देखिए गॉसियन सरफेस क्लोज तो लेना है, ये श्योर है। दूसरा, हम इस तरह से सिलेक्शन करेंगे गॉसियन सरफेस का कि सिमेट्री एग्जिस्ट करे उसके हर पॉइंट पे या मैक्सिमम पॉइंट पे। ठीक है, और कैलकुलेशन इसी की वजह से कैलकुलेशन आसान होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं सिलेंडर लेता हूँ, मैं एक सिलेंडर मैंने लिया, सपोज कि ऐसे सिलेंडर लूँगा, ऊपर से देखने में ऐसे दिखेगा आपको, साइड से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। यहाँ से एक सिलेंडर ले रहा हो आप, ठीक है ना, सिलेंडर ले रहे हो ऐसे, तो ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ ऐसे लोगे, सिलेंडर ऐसे। अब यहाँ से फील्ड लाइन जो निकलेंगी देखोगे इसके हर पॉइंट पे आपको ऐसे दिखेगा, हर पॉइंट पे आपको ऐसे दिखेगा। जैसे आप ऊपर से देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। क्या है, तो देखो ये जो वायर से जितना दूर है, यानी चार्ज से जितना दूर इधर है उतना ही इधर है, उतना ही इधर है, तो हर जगह पे दूरी सेम है। इसका मतलब कि फील्ड जितना इधर होगा उतना ही फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना इधर होगा उतना इधर होगा, उतना इधर होगा। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन अलग अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा हर जगह। अब मैं बोलता हूँ इसका एरिया ले लेता हूँ, मैं एरिया वेक्टर लूँगा, तो एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, सपोज करिए कि आप कुछ एरिया ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, डेल्टा एस ले लूँ या डी एस ले लूँ, क्या बोलूँ बताइए, डी एस ले लेता हूँ या डेल्टा एस ले लेता हूँ। बात है कि डी एस का मतलब बहुत छोटा, डेल्टा एस का मतलब उससे थोड़ा बड़ा एरिया ले रहा हूँ। ठीक है, तो डेल्टा एस ले सकते हो या डी एस ले सकते हो, इसको मैं आसानी से इंटीग्रेशन लेने में आसान रहता है। या डेल्टा से अगर लेते हो तो उसको ऐड करोगे तो वो पूरा एक ही चीज़ आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दोगे कि भाई ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर में आपको 3 सरफेसेस मिलेंगे। कौन सा सरफेस, 3 सरफेसेस मिलेंगे। तो अच्छा, आपको भाई अप्लाई करना है गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पहले ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस। तो आप स्टेटमेंट आपका क्या है, पहले सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि स्टेटमेंट है कि ई डॉट यानी टोटल फ्लक्स जो आएगा, टोटल फ्लक्स जो आएगा इन पूरे क्लोज सरफेस से, वो किसके बराबर होगा, वो इसके अंदर जितना चार्ज होगा उस चार्ज की, यानी कि जो क्यू इनक्लोज इसके अंदर जो चार्ज होगा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसके बराबर होगा। अब ये लेंथ जो होगी, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ एल है, सपोज करें कि लेंथ है। तो सब ये हमारा स्टेटमेंट है। और सबसे पहला काम हमारा होता है, आप गॉस लॉ लगा रहे हो तो सबसे पहला काम है गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट करना। गॉसियन सरफेस को हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि हमें सिमेट्री मिल जाए, सिमेट्री हमारे गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे सिमेट्री मिल जाए, हम ऐसा कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हमने सिलेक्ट किया तो सिमेट्री मिल जाएगी, यानी कि इस पॉइंट पे जितना फील्ड है उतना ही इस पे हर पॉइंट पे लगभग सेम फील्ड मिलेगा, आपको मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा। दूसरा काम ये है कि फील्ड और इसके बीच में, एरिया के बीच में एंगल निकालिए। कितना एंगल है भाई, दोनों के बीच में एंगल थीटा जो है 0 डिग्री होगा। क्यों ऐसा जरूरी क्यों है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। ओके, या तो जो भी एंगल यहाँ पे निकालोगे तो उससे आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकाल आएगी। फ्लक्स जो होता है ई डॉट डी एस, इसको एक्सपैंड करोगे तो ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है, यानी कि एंगल होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो वो हमारा
तो यानी कि पहला काम है गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना, ठीक है। दूसरा काम है इस गॉसियन सरफेस के अंदर में आपको चार्ज कितना इनक्लोज है, कितना है इसके अंदर चार्ज, वो निकालना आपको। तो चार्ज निकालेंगे क्यू इनक्लोज निकालेंगे आप। इस इतना लेंथ, इतने सिलेंडर का लेंथ है और इसका चार्ज पॉइंट लेंथ जो दे रखा है वो लैम्डा, मान लीजिए लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू एल। ये वही वाला हो गया कि भाई 1 दर्जन केले का दाम 10 रुपये है, ठीक है ना। तो 5 दर्जन केले का दाम कितना होगा, वो चीज़ यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करते हो एग्जैक्टली यही ऐसे ही जैसे मैं अभी गॉस लॉ बढ़ाते समय आपको ये समझा रहा था। एग्जैक्टली यहाँ पे हम पूरा चार्ज कितना इनक्लोज है वो निकाल लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ लैम्डा वहाँ से अब बस ये क्यू इनक्लोज निकल आया। अब हम रेडी हैं यहाँ पे इसको अप्लाई करने के लिए। एक और चीज़ आप यहाँ पे एक ध्यान देंगे कि देखिए साइड के सरफेसेस तो आपने बात कर ली है, लेकिन ये जो ऊपर नीचे से बंद करना पड़ेगा सिलेंडर से। सपोज करिए सिलेंडर है, हम ये कर्व सरफेसेस के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ओपन है तो उसको भी क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस हर तरफ से क्लोज होना चाहिए। तो इधर से क्लोज किया, इधर से क्लोज किया, इधर से क्लोज करोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे, क्योंकि हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर इधर में ऐसे होगा, ठीक है ना। ये S1 बोल देता हूँ। यहाँ पे भी एरिया वेक्टर आपका ऐसे होगा, S2 बोल देता हूँ। लेकिन फील्ड क्योंकि यहाँ पे ऐसे है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इस यहाँ का और यहाँ का फ्लक्स 0 होगा। फील्ड क्योंकि इधर की तरफ है और फील्ड और एरिया के बीच में डायरेक्शन जो है 90 डिग्री है, तो फ्लक्स इस वाले सरफेस से और इस वाले सरफेस से 0 पास करेगा। कैसे भाई, मान लीजिए सरफेस है आपका और फील्ड ऐसे जा रही है, तो ये बताइए कि इसके परपेंडिकुलर कितना पास कर रहा है, 0 पास कर रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो, ये प्लेन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अप्लाई कर देते हैं, ये लॉ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि एक चीज़ देखोगे, फील्ड हर जगह सेम है, कांस्टेंट वैल्यू है फील्ड की, तो बाहर निकाल सकते हो, वो कांस्टेंट बाहर निकल आता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। और इनके बीच में एंगल कितना है, तो एंगल 0 डिग्री है, तो cos थीटा की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू एल, ठीक है ना। 2 पाई r पूरा सरफेस आप निकालेंगे, सिलेंडर का जो साइड का कर्व सरफेस का एरिया होता है वो 2 पाई r एल होता है, और इस चार्ज कितना है लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से कि यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए ये, और यहाँ से आप निकाल के लाएंगे तो इसको E की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये E की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल आएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r की वैल्यू आ जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। ये सारा चीज़ जो है दे रखा है हमने बता दिया है आपको, ठीक है। अब फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन सीट, ओके, प्लेन सीट की वजह से हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे होगा। प्लेन सीट एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन सीट है, क्या मतलब है इसका। आप सपोज करिए कि एक आपने क्या किया कि एक अभी हम जैसे लाइन चार्ज के बारे में बात करते हैं, लाइन चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लेन सीट ले सकते हैं। सीट मतलब जैसे आप कागज़ का पेज ले लेते हैं तो एक वो प्लेन सीट है, या फिर एक समझिए कि प्लेन फिल्म है, पेंट का पूरा प्लेन फिल्म है, वो है पूरा ऊपर से नीचे तक काफ़ी दूरी तक, तो ये आपका प्लेन सीट हम इस तरह से बात करते हैं कि ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज इनफाइनाइटली इनफाइनाइट प्लेन सीट होगा, बहुत काफ़ी जो है ना उसका जो लेंथ मतलब लेंथ एंड विड्थ बहुत ज़्यादा होगा, बहुत लार्ज होगा, ठीक है। स्मॉल लेंगे तो फिर वही सेम चीज़ आएंगी, फील्ड लाइंस बेंड होगी, जैसा कि मैं पहले बता रहा था। अगर छोटा सा प्लेन सीट ले लोगे तो क्या होगा कि ये बीच वाला तो ऐसे पैरेलली जाएगा, लेकिन किनारे वाले जो होंगे वो बेंड होने लगेंगे ऐसे, ठीक है ना, बेंड होने लगेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इनफाइनाइटली, इसमें कैलकुलेशन करना आसान नहीं है अगर छोटा सा सीट लेंगे तो, क्योंकि उसमें फील्ड लाइंस उसमें बेंड होने लगता है। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेता हूँ तो उसमें क्या होगा कि जो सीट अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग लेते हैं तो उसमें फील्ड लाइन जो होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल होंगी तो
वहाँ पे कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो एक प्लेन शीट है, जैसा कि आपको डायग्राम में दे रखा है। इसको थोड़ा सा मैं इजी करने के लिए एक और डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। प्लेन शीट, ठीक है। तो एक प्लेन शीट आपको, जो अगर यहाँ से देखोगे, इधर से देखोगे आप, ये वाला शीट देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसे प्लेन शीट दिखेगा, ठीक है। अब ये प्लेन शीट ये काफ़ी लार्ज है, क्योंकि इनफाइट दे रखा है, देखिए इनफाइट प्लेन शीट दे रखा है। तो एक शीट है, तो फील्ड लाइन जो होगी वो इस तरह से जाएंगी दोनों तरफ, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा बाहर की तरफ फील्ड लाइन जाती है, ठीक है ना। ये फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब ये तो इस तरह का अगर है, पैरेलली जाएंगी ये जैसे कि आप यहाँ पे इधर साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, लेकिन यहाँ से बिल्कुल इस कॉर्नर से देखोगे तो आपको इस खाली ये यहाँ पे ये दिखेगा कि ये प्लस चार्ज, यहाँ पे खाली प्लस चार्ज खाली ये दिखेगा, जैसे कि ये दिखा रखा मैंने। अदरवाइज चार्ज तो देखिए यहाँ पे भी है, ये चार्ज पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे भी चार्ज है, ठीक है ना, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए गॉस लॉ मतलब फील्ड निकालना मुझे किसी भी जगह पे, इससे कुछ दूरी वाले पॉइंट, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है, या इस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालना है, या इस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ठीक है। थोड़े से दूरी पे मैं फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे हम? पहला काम हमारा होता है, अगर गॉस लॉ देखिए यहाँ पे सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, सिमेट्री क्या मतलब है यहाँ पे, वैसे कि फील्ड लाइन्स पैरेलल हैं, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो है ना, गॉसियन सरफेस होता ही इमेजिनरी है, तो सबसे पहला काम हमारा है कि गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करें। अगर गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर रहे हो तो गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना है। गॉसियन सरफेस हम इस तरह से सिलेक्ट करें कि उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे आपको सिमेट्री मिले, मतलब हर पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम मिल जाए, तो इससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री वहाँ पे आपने यूज़ किया, सिमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हो, सिमेट्री की वजह से फील्ड हर जगह सेम हो जाएगा, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। गॉस लॉ का यही तो फायदा है, जहाँ सिमेट्री है वहीं पे इसका लगाने का फ़ायदा, अदरवाइज यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। आप लोग सर मैं तो पहली बार इसको पढ़ रहा हूँ, और पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, तो आप बोलोगे सर मैं क्या करता हूँ कि एक स्फीयर ले लेता हूँ, स्फीयर ले लेते हैं, चलिए ठीक है भाई, तुम्हारे हिसाब से मैं चलता हूँ स्फीयर लेके। क्या प्रॉब्लम होगी स्फीयर लेने में? तो स्फीयर लेने में क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ से देखिए ये जो ये आपका सीट ऑफ चार्ज है, यहाँ से नज़दीक होगा जो पॉइंट, वहाँ पे फील्ड कम होगा। अब फील्ड यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे फील्ड अलग होगा, यहाँ फील्ड अलग होगा, यहाँ फील्ड, क्योंकि दूरी होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग, मतलब आप एक और चीज़ है यहाँ पे, एक और चीज़ है, देखिए 2 पॉइंट्स हैं। जब फ्लक्स आप निकालते हो तो फ्लक्स का आपको फॉर्मूला जो निकालते हो बेसिकली है क्या, उसमें E.S cos थीटा, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब यहाँ पे आप देखोगे तो फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो एरिया वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही आएगा ना, यहाँ पे एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर ही तो आएगा। अब ये आप देखोगे कि एंगल जो हो रहा है ना फील्ड और एरिया, इसका फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उनके बीच का एंगल, यहाँ पे एरिया वेक्टर है, ये वाला एरिया वेक्टर है, ये वाला एरिया वेक्टर है, तो इनके बीच का, इनके बीच का जो एंगल आया, ये एंगल वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे 0 हो गया, तो हर पॉइंट पे वैल्यू जो होगी अलग अलग होगी, मतलब एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में, ठीक है। ये फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, तो इनके बीच में एंगल अलग अलग होगा, तो क्या होगा, अलग अलग जगह पे एंगल वेरी करेगा, तो उसका कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हो कि वहाँ पे सिमेट्री नहीं मिल रही है, सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर आप स्फीयर लेते हो तो सिमेट्री का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, सिमेट्री नहीं मिलेगी आपको। फिर आप बोलोगे चलो ठीक है सर, ऐसा करते हैं कि सिलेंडर ले लेते हैं। चलो, क्या सिलेंडर लेके काम होगा? सिलेंडर अगर आप ऐसे रखोगे तब तो काम हो जाएगा आपका। बोलोगे सर इन्होंने तो ये लिया, क्यूबाइड लिया, क्यूबाइड से भी काम चलेगा, सिलेंडर से भी काम चलेगा, लेकिन सिलेंडर आप कैसे रख रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसे सिलेंडर आपने रखा है तो काम चल जाएगा,
क्यों चल जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो फील्ड लाइन जो होगी वो ऐसे निकलेंगी यहाँ से, और यहाँ पे भी फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एरिया जो है, एरिया वेक्टर ये है, कौन सा भाई? तो ये एरिया वेक्टर है, और ये जो फील्ड लाइन्स यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, तो इसके पूरे सरफेस पे, इस सरफेस पे सब जगह जो है ना, इनके बीच में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी कि दोनों पैरेलल रहेंगे। लेकिन अगर इसी सिलेंडर को आपने सपोज करके ऐसे रखा होता, ऐसे, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता। ऐसे में आप नहीं कर पाओगे, ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? क्यों नहीं कर पाओगे भाई? तो इसमें यहाँ पे फील्ड लाइन, देखिए फील्ड लाइन से ऐसे जाएंगी, फील्ड लाइन से जाएंगी, फील्ड लाइन से जैसे होगा ना, तो यहाँ पे एंगल अलग अलग होगा। देखिए इनके बीच में एंगल अलग अलग होगा। तो साइड वाल्स जो है ना, ये साइड वाल्स का एरिया वेक्टर जो आएगा, और साथ में ये फील्ड होगा, इनके बीच का एंगल अलग होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे, ठीक है ना भाई, आप वो सिमेट्री नहीं इस्तेमाल हो पाएगी। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, फिर क्या करेंगे? क्या ये मैं आपको कल कैसे गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करना है वो चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो बात करते हैं, चलो ठीक है सर, आप जैसा बोल रहे हो क्या किस तरह से करना चाहिए। तो देखो, या तो जैसा इन्होंने आपके बुक में दे रखा है, क्यूबाइड ले लीजिए, क्यूबाइड लोगे वो भी सही है, क्यूब लोगे वो भी सही है, सिलेंडर लोगे और सिलेंडर आपने ऐसे रखा है, सिलेंडर को ऐसे रखा है, वो भी सही है। तीनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है? कोई सा भी तीनों तरीके से कर सकते हो, जैसा इन्होंने किया है उसके हिसाब से चलते हैं एक बार। देखिए फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, पैरेलल होंगी, क्योंकि ये इनफाइनली लॉन्ग वायर है, ठीक है? राइट, समझ में आई बात? अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक क्या करूँ मैं, जैसे इन्होंने ले लिया क्यूबाइड लिया है, तो क्यूबाइड ही ले लेते हम। क्यूबाइड अगर साइड से, सामने से देखोगे तो ऐसे दिखेगा आपको, क्यूबाइड आप देखोगे तो ऐसे दिखेगा, साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेगा। देखिए ये वाला सरफेस कौन सा है? तो ये वाला सरफेस यहाँ पे, ये वाला सरफेस कौन सा है? तो ये वाला सरफेस यहाँ पे, ठीक है? आई बात समझ में? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फील्ड है ई, सपोज कि इस जगह पे फील्ड है, और उस जगह पे एरिया वेक्टर जो होगा वो एरिया वेक्टर कितना है, मान लीजिए कि एस है। यहाँ पे भी फील्ड है ये, और एरिया वेक्टर आप देखोगे तो एस है। फील्ड आपका कितना है? फील्ड यहाँ पे ई है, और एरिया वेक्टर बाकी इस जगह पे जो आपने यहाँ पे साइड में, यहाँ पे क्या है? तो एरिया वेक्टर तो है, लेकिन फील्ड इधर है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसकी वजह से साइड वाले वाल्स जो होंगे, इसकी वजह से फ्लक्स 0, इसकी वजह से फ्लक्स 0, साइड वाल्स से फ्लक्स 0 हो जाएंगे। खाली इस जगह पे और इस जगह का फ्लक्स लेंगे, ठीक है? दो काम करना पड़ता है। पहला काम आपको करना होता है गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना, ठीक है? कैसे? इस तरह से यूज़ करेंगे जिससे कि सिमेट्री एग्जिस्ट करे। दूसरा क्या करना है, तो उस गॉसियन सरफेस लिया, उसके अंदर में चार्ज कितना है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो निकालना होता है। अब ये जो आपने लिया है, क्यूब लिया है, उसके अंदर ये लेयर, मतलब ये चार्ज है, और चार्ज कितना दूर है? इतने दूर ही चार्ज है। ये लेयर है, और लेयर में चार्ज इतना यहाँ पे, यानी ये चार्ज इतना दूर में है। चार्ज कैसे निकालोगे? तो देखिए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा ले लीजिए। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? तो चार्ज पॉइंट एरिया। तो चार्ज पॉइंट एरिया जब आपको पता है, तो इसके अंदर कितना एरिया है भाई? तो एरिया जो आपने ये एस लिया है, क्योंकि जितना एरिया यहाँ का होगा वही एरिया यहाँ का होगा। तो यहाँ चार्ज, अगला काम हमारा है क्यू इनक्लोज निकालना। क्यू इनक्लोज यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू कितना सरफेस है, सरफेस का एरिया कितना, एस है, ठीक है? अब बात करते हैं कि फ्लक्स निकालना है। हमारा जो लॉ है, लॉ को देखते हैं, लॉ क्या बोल रहा है। लॉ आपका बोलता है कि टोटल फ्लक्स वो कितना होता है भाई? तो ई डॉट डी एस, या तो आप बोलोगे सर ई डॉट डी एस की क्या ज़रूरत है, पूरे सरफेस में करना होता है। नहीं करना चाहते हो डॉट, ये डी एस नहीं करना चाहते, बोलते नहीं सर मैं तो डेल्टा से करूँगा, क्योंकि डेल्टा इन्होंने दे रखा है। कर लेते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं। तो ये पूरे क्लोज सरफेस का जो आएगा ई डॉट डेल्टा एस, ये क्या है? बेसिकली बहुत छोटा छोटा पार्ट लिया। ये क्या है? थोड़ा उससे बड़ा पार्ट लिया आपने, दोस्त उससे बड़ा टुकड़ा लिया, ऐसे बोल सकते हो। तो ये दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि भाई इसमें फील्ड जो होगा,
फील्ड इनटू एस, यानी कि ये फील्ड और ये फील्ड, मतलब यहाँ पे फील्ड है और साथ में एरिया, ये एरिया क्या है, एस है। यहाँ पे एरिया कितना है, ये एस है। तो मैं इस जगह फ्लक्स, इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स कितना है, मैं बोलता हूँ इसको φ1 दैट इज ई इंटू एस, और ये जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा φ2 दैट इज इक्वल टू ई इंटू एस। ठीक है ना, ई इंटू एस, ई यहाँ पे, तो टोटल फ्लक्स इतना हो, इधर वाला फ्लक्स इधर वाला फ्लक्स, साइड वाले साइड से फ्लक्स कितना, जीरो। क्यों? क्योंकि जो एरिया है और फील्ड है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो टोटल फ्लक्स जो पास होगा इस ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस से, यानी यहाँ पे जो फ्लक्स होगा और ये जो फ्लक्स होगा, टोटल कितना होगा 2ES, ये हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू एस दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना होगा, तो क्यू इनक्लोज हो जाएगा, कितना चार्ज होगा भाई, तो सिग्मा इंटू एस, सिग्मा इंटू एस और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा हम ये करेंगे, थोड़ा हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें एस थोड़ा कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसको एस कैंसिल कर दीजिए दोनों तरफ से, और यहाँ से ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपको इस किसी भी जगह पे, इस जगह पे फील्ड जो आएगी वो इतनी आएगी। आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू यानी वेरी नहीं कर रहा है, तो वेरी नहीं कर रहा है यानी कि इस जगह पे जो फील्ड होगा वही इस जगह पे होगा, वही इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये चीज़ सिंगल लेयर की वजह से है, ये एक तरह से आप समझ लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट है, प्लेन सीट। ठीक है ना, प्लेन सीट है, राइट। क्यों मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद वाला जो होगा ना एप्लीकेशन, वो बेसिकली वो डिस्क होगा या प्लेट होगा। ये प्लेन सीट है, एक सिंगल लेयर है, लेकिन जब हम इसके बाद हम जो देखेंगे वो आपका प्लेन, उसके बाद जो है ना एक डिस्क होगा, अगर तो 2 लेयर हो जाएंगे, उसको भी देखेंगे अभी। लेकिन आप सिंगल लेयर अगर है, सिंगल लेयर की वजह से, सिंगल लेयर इन्फाइनाइटली लार्ज, इन्फाइनाइटली लॉन्ग, सिंगल लेयर की वजह से इन्फाइनाइटली लार्ज चार्ज सीट है, उसकी वजह से इतना आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, याद रखिएगा ये बार बार यूज होता है ये रिजल्ट। ठीक है, अगला वाला चलते हैं, इसके बाद एक आएगा फील्ड ड्यू टू इन्फाइनिटी चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल की वजह से निकालना है। ठीक है ना, स्फेरिकल सेल की वजह से निकालना है, ये एक स्फेरिकल सेल है, उसकी वजह से कितना फील्ड। ठीक है, तो एक स्फेरिकल, अगर थिन स्फेरिकल सेल है उसके अंदर से क्या होगा कि इसके अंदर बेसिकली फील्ड 0 होता है और बाहर में फील्ड होता है, बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, ऐसा एक नॉर्मल कॉमन बात है जो आपको पता हो, मतलब हम जस्ट याद रखते हैं, इसका रिजल्ट काफ़ी यूज़ होता है, कैसे आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ का यहाँ पे देखिए सबसे पहले की चीज़ है, ये है यहाँ पे फील्ड आउटसाइड द सेल। ठीक है ना, फील्ड आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो एक सेल है, कैसा है भाई, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, एक सेल है, और तो इसमें चार्ज अगर दोगे आप तो चार्ज आपका ये क्या होगा, बाहर ही चार्ज रहेगा। ठीक है, अगर थिन स्फेरिकल सेल है इसमें चार्ज देते हो तो ये बाहर पूरा सरफेस पे चार्ज, अगर कंडक्टिंग है तो बाहर के ऊपर आके रुकेगा, बाहर वाले लेयर पे रुकता है, कंडक्टिंग अगर है तो। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो फिर क्या होगा, इस यहाँ पे इस लेयर में ही रहेगा। ठीक है, ये लेयर में ही रहेगा, ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए फील्ड जो होगी, फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो कैसे होंगी फील्ड लाइंस, वो इस तरह से फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस तरह से होंगे। ठीक है, फील्ड लाइंस जो होगी वो निकलेंगी। बात करते हैं कि भाई अब इसमें गॉस लॉ कैसे अप्लाई करना है। तो गॉस लॉ पहले तो देखेंगे फील्ड आउटसाइड द सेल, सेल बाहर के लिए, बाहर का जो, अच्छा आप बोलोगे सर फील्ड लाइंस आपने अंदर नहीं दिखाया, अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती है, एक स्फेरिकल सेल में अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती है। तो हम करेंगे क्या, तो उसको यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं कि कैसे हम बाहर वाले पॉइंट के लिए बात करते हैं। ठीक है, कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, फील्ड आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर हम फील्ड निकालते हैं। तो थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ इसको। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब थोड़ा देखने में सही लगे। ठीक है, अब कोई सा देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इस पे चार्ज आप इस यहाँ पे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी,
बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ऐसा दे रखा है इन्होंने कि फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, कंडक्टर है या ऐसा नहीं दे रखा है इन्होंने, बस ये दे रखा है कि सेल है और वो थिन है, चार्ज है लेकिन साथ में थिन है। तो देखिए अगर खाली एक स्फेयर सेल है, क्या मतलब खोखला है, खोखला मतलब सिर्फ लेयर है, उसके अंदर मटेरियल तो नहीं है लेकिन पूरा खोखला है, एक लेयर होगा तो चार्ज जो भी दोगे तो इसके यहाँ पे सरफेस पे रहेगा, या फिर इस लेयर यहाँ पे पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो भी आपका एक ही बात रहेगा, यहाँ पे रिजल्ट एक ही देगा। ठीक है इन दोनों का। अब इसके बाहर का किसी पॉइंट को लेते हैं, इस वाले दो, एक बाहर वाले की बात करेंगे, अंदर वाले बात करेंगे। बाहर वाले में हम इस वाले पॉइंट को लेके चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ का कोई छोटा सा एरिया लिया, गॉस लॉ लगाने जा रहे हो, आपको पहला काम क्या होता है हमारा गॉस लॉ लगाने के लिए? पहला स्टेप हम क्या लेते हैं? सबसे पहले गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं। गॉसियन सरफेस इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि उसके हर पॉइंट में लगभग ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करे, यानी कि सिमेट्री एग्जिस्ट हो। सिमेट्री का इस्तेमाल, सिमेट्री का ध्यान रखते हुए हम फील्ड को वहाँ पे गॉसियन सरफेस को लेते हैं। तो अगर ऐसे लोगे तो फिर क्या होगा, इसके हर पॉइंट पे यानी कि इस जगह पे फील्ड होगा, इस जगह पे फील्ड होगा, इस जगह पे फील्ड होगा, मतलब इस जगह पे फील्ड, इस जगह फील्ड, इस जगह फील्ड, सेम होगा हर जगह। ठीक है ना, आई बात समझ में? ये सेम फील्ड होगा। आप बोलोगे सर कि मैं तो, मेरा मन कर रहा है कि ऐसे करूँ मैं मेरा मन कर रहा है कि ऐसे गॉसियन सरफेस लूँ। भाई ऐसे लो, मन है तुम्हारा, सही है, लेकिन गॉस मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन आपका आसान नहीं होगा, सिमेट्री नहीं मिला आपको। जब सिमेट्री नहीं मिला तो आप गॉसियन, यहाँ पे आप गॉस लॉ को अप्लाई करोगे तो बहुत कैलकुलेशन में मुश्किल आएगी, क्योंकि हर जगह जो फील्ड होगा, इसकी वजह से जो फील्ड निकलेगा और इसका जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस का, उसके बीच में एंगल वेरी करता जाएगा, साथ में फील्ड की वैल्यू भी वेरी करती जाएगी, तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम जहाँ सिमेट्री नहीं है वहाँ पे एग्जिस्ट हम नहीं कैलकुलेशन करते या यूज़ नहीं करते। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिमेट्री वाले के लिए वैलिड है, हर जगह के लिए वैलिड है, लेकिन सिमेट्री वाले के लिए आसान हो जाता है, राइट। तो इस तरह से लेना सही नहीं है, सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इस तरह का लेना सही नहीं है, मतलब ईजी नहीं पड़ेगा, डिफिकल्ट कर देगा। ठीक है, बात करते, मूव करते हैं आप आगे। तो पहला गॉसियन सरफेस लिया हमने इस तरह से कि हमें सिमेट्री मिले, मतलब हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। तो दूसरा काम क्या होता है हमारा, कि दूसरा काम हमारा ये होता है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो चार्ज निकालना। अब चार्ज इसके अंदर कितना इनक्लोज है भाई, तो इसका इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इन्होंने दे रखा है सिग्मा, देखिए सिग्मा। तो आप बताइए कि यूनिट एरिया में इतना चार्ज है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब कि यूनिट एरिया में इतना चार्ज, तो इस पूरे एरिया में कितना चार्ज होगा, तो सिग्मा इंटू 4πr², यानी कि ये देखिए चार्ज खाली सरफेस पे टिकता है, सरफेस पे ही रुकेगा, इस यहाँ पे बाहर वाले पे, आउटर लेयर पे नहीं रहेगा। मतलब ये बोलने का मतलब ये गॉसियन सरफेस पे चार्ज नहीं रहता, चार्ज मटेरियल के ऊपर ही रहेगा, किसी न किसी मटेरियल के ऊपर रहेगा। गॉसियन सरफेस तो एक वर्चुअल इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस को हम नहीं का एरिया नहीं लेंगे, हम एरिया लेंगे किसका, तो इसका एरिया लेंगे, ठीक है, याद रखिए। तो ये आएगा, तो चार्ज इनक्लोज निकल गया। सिमेट्री आपने सेलेक्ट कर ली, गॉसियन सरफेस सिमेट्री का इस्तेमाल करते हुए लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कोई सा भी छोटा सा एलिमेंट लेंगे आप, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर ऐसे होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पे भी लोगे तो कितना एंगल है, 0 डिग्री। यहाँ पे भी लोगे तो कितना एंगल होगा, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो 0 डिग्री होगा, तो क्यों भाई ये जरूरी है, क्योंकि फ्लक्स जब आप निकालते हो तो फ्लक्स इक्वल टू E.S आता है, और ये जो होता है E इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे सॉरी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये दोनों के बीच में एंगल 0 है, एंगल 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू E इंटू एस फाई फ्लक्स। ये इस तरह से आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। अब ये एस किसका, पूरा गॉस ये किसका, ये तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा, ये एस किसका है, तो एस बेसिकली जो गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस का एरिया आप लेते हो यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एरिया आप किसका लेते हो यहाँ पे, एरिया आप लेते हो यहाँ पे जब आप फ्लक्स निकालना है, तो जिस सरफेस से फील्ड पास कर रहा है उस सरफेस का एरिया हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे इस सरफेस से पास हो रहा है तो इस सरफेस का एरिया लेंगे, तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस का एरिया लेंगे यहाँ पे, राइट। अब बात करते हैं कि हर जगह फील्ड सेम है तो कांस्टेंट है, गॉस लॉ लगा के देखते हैं। तो क्लोज सरफेस पे टोटल फ्लक्स यानी कि डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम क्या करें कि ई का वैल्यू कांस्टेंट है तो बाहर ले लोगे, क्योंकि हर जगह सेम है तो बाहर ले लीजिए। और इनके बीच में एंगल कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो वो इसको खोलोगे तो cos 1 आएगा, जो कि 1 की वैल्यू यहाँ पे हटा सकते हो। अब इंटीग्रेट करेंगे या पूरे को लेंगे, ये यहाँ पे जब आप cos की वैल्यू यूज़ कर चुके तो एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप cos की वैल्यू यहाँ पे एक्सपैंड कर चुके हो ना। एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, ई डी एस cos 0, ये आएगा ना, ये आएगा। और इसको आप cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ई की वैल्यू कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए, टी एस अंदर रहेगा। दैट क्यू इनक्लोज कितना है इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, वो चार्ज इनक्लोज है, ये आप निकाल चुके हो ये वाला। ये चीज़ यहाँ पे लाइए और लेके आओ यहाँ पे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, बस इतना ही करना था। अब टोटल सरफेस, ये किसका एरिया है, ये गॉसियन सरफेस का एरिया है, गॉसियन सरफेस का एरिया है जिससे कि फ्लक्स पास हो रहा था। तो उसका एरिया कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ पे लेंगे, ध्यान रखना है कि स्मॉल आर स्क्वायर लेंगे। तो ई इंटू 4 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई को कैंसिल कर लीजिए, 4 पाई को 4 पाई से कैंसिल कर लीजिए और यहाँ पे जो है ई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो ई की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका फील्ड आ जाएगा, ठीक है, फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप आसानी से फील्ड की वैल्यू वहाँ पे निकाल सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू आप, जैसे सिग्मा की वैल्यू मेरा आया अभी जस्ट कितना आया था तो मैं आपको बता देता हूँ। उसको थोड़ा सा एक्सपैंड, क्योंकि आप बोलोगे सर इसमें बुक में अलग आंसर दे रखा है, आंसर अलग नहीं है, सेम है। देखिए ई की जो वैल्यू आई कितनी आई, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो आया ना। अब सिग्मा की वैल्यू भी तो डालोगे भाई, सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा की वैल्यू इस पर चार्ज जो मान लो कि क्यू चार्ज है, हाँ ठीक है, आपके बुक में स्मॉल क्यू से दिखाया तो स्मॉल क्यू मैं भी दिखा देता हूँ। तो चार्ज है स्मॉल क्यू, टोटल कितने एरिया में है, तो ये पूरा एरिया इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, सिग्मा के वैल्यू डालता हूँ तो क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करिए, ये हटा दीजिए, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू देखिए ये आ गया क्या। तो एक ऐसा है, ये सेम चीज़ आपको कहाँ मिला था, पॉइंट चार्ज के बारे में जो बात कर रहे थे, तो ये सेम चीज़ मिला था। अगर पॉइंट चार्ज यानी कि बाहर वाले किसी पॉइंट के लिए ये पूरा पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बाहर अंदर वाले पॉइंट के लिए, इनसाइड अंदर वाले पॉइंट के लिए। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। इनसाइड द सेल, अगर अंदर किसी पॉइंट पे आते हो, इस पॉइंट पे सपोज करो बात करते हो, पहला काम क्या होता है आपका, गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट करना, सिमेट्री का ध्यान रखते हुए। तो अंदर का कोई गॉसियन सरफेस ले लिया, मतलब इमेजिनरी सरफेस ले लिया। दूसरा काम क्या होता है कि इन क्यू इनक्लोज, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है वो आप निकालोगे, क्यू इनक्लोज्ड। अब बताइए चार्ज तो पूरा यहाँ पे है ना, डिस्ट्रीब्यूट तो आपने यहाँ पे किया है, चार्ज यहाँ पे रख रखा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो अंदर कहाँ चार्ज रहेगा, अंदर तो चार्ज ही नहीं रहेगा। तो क्यू इनक्लोज कितना, 0, क्यू इनक्लोज 0। तो अब गॉस लॉ का यूज़ करूँगा मैं, तो ये गॉस लॉ का यूज़ करूँगा, ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू भाई यहाँ पे, और क्यू इनक्लोज यानी 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ई डॉट डी एस, ओके, क्लोज सरफेस पे। अब आप यहाँ पे एक देख सकते हो कि भाई एरिया तो 0 है नहीं, ये पूरा इसका कुछ ना कुछ एरिया तो है, इसका मतलब ई की वैल्यू 0 होगी। अंदर में फील्ड जो होगा 0 होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि बाहर वाले पॉइंट के लिए एक पूरा जो स्फीयर होगा पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, जो कि अपने सेंटर पे पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड है। अंदर वाले के लिए, ठीक है, अंदर में फील्ड नहीं होता।
अब इसको देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं साथ में, ये एप्लीकेशन का भी काम करेगा हमारा। तो एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर इट टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड ई मतलब इसका जो जितना भी एटॉमिक नंबर होगा, वो एटॉमिक नंबर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से ही डिसाइड होता है। तो कितना इसमें जो टोटल चार्ज है वो एक तरह से आपको बेसिकली कितना चार्ज है इसका, जेड ई चार्ज इस पर सपोज कि जितना चार्ज है वो सराउंडेड बाई ए यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी ये वाला चार्ज जो है वाला ये आपका कितना है, तो जेड ई, लेकिन प्लस कर दो उसको, सराउंडेड किससे है, नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, ये वाला जो है ये भी चार्ज उतना ही है लेकिन नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सराउंड बाई ए यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसको ऐसा बोला कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये वाला। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ऐसा उन्होंने बोल रखा है कि ये एक तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा इन्होंने दे रखा है। ओके, और कहाँ तक है, तो आर के रेडियस तक, कैपिटल आर के रेडियस तक। और अंदर वाला कहाँ तक है, अंदर वाला मतलब अंदर किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा शायद। द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, ऑफकोर्स जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है तो टोटल न्यूट्रल होगा। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है। क्या करेंगे इस जगह पे, पहला काम क्या करते हो आप, पहला काम क्या करते हो, सबसे पहला काम करते हो गॉसियन सरफेस इमेजिन करने के लिए गॉसियन सरफेस लेते हो, इस तरह से गॉस सरफेस लेते हो कि इस तरह से लेते हो कि सिमेट्री एग्जिस्ट करे। तो ये ऐसे, ठीक है, गॉस सरफेस लिया। अब दूसरा काम क्या होता है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है वो निकालना होता है। तो पहला काम तो आपने कर लिया भाई, देखो ये जगह पे एक आपने सिमेट्री का इस्तेमाल करते हुए गॉसियन सरफेस ले लिया। और अब देखोगे यहाँ पे कि फील्ड जो होगा, फील्ड जितना इधर होगा, फील्ड जो होगा इधर वही फील्ड इतना यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा। ठीक है ना, हर तरफ फील्ड सेम होगा। दूसरा काम क्या आता है, क्यू इनक्लोज करने का, क्यू इनक्लोज्ड दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, मतलब क्यू इनक्लोज कितना होगा, तो इसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है, ये तो नेगेटिव चार्ज है ये वाला पूरा पूरा, और साथ में इस इतने दूर में कितना चार्ज है, इतने दूर में वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितना होगा, तो माइनस जेड ई, ऐसे कर लो, ये माइनस जेड ई और साथ में प्लस स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू क्या है, इसकी वजह से ये जो रेडेड सेल एरिया है, नहीं टोटल चार्ज तो अंदर पॉजिटिव है ना, तो टोटल इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये टोटल चार्ज पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव लेता हूँ मैं, और नेगेटिव चार्ज से सराउंडेड है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लो, कितना, स्मॉल क्यू। अब स्मॉल क्यू कौन सा चार्ज, ये जो ये वाला स्मॉल क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसमें आपको ये करना है कि जो इसका वॉल्यूम आएगा और साथ में यानी कि स्मॉल क्यू की वैल्यू जो आएगी, जो भी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम पहले निकाल लेंगे इसका इतने दूर का, और उसका जो डेंसिटी होगा वॉल्यूम डेंसिटी रो इंटू वी। ठीक है ना, रो इंटू वी कर लेंगे। तो ये अब ये साइड जो रेड वाला एरिया है उसका कितना वॉल्यूम है वो कैसे निकालोगे आप, तो टोटल वॉल्यूम इसका पूरे का वॉल्यूम कितना है, ये वाला जो स्मॉल आर का रेडियस में है, और इसमें से ये वाला हटा दोगे आप। ठीक है ना, ये वाला हटा दोगे तो वो आपको वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि रो इंटू पूरे का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू माइनस ये अंदर वाले का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब इस सिग्मा कैसे निकालोगे सर आप, सिग्मा कैसे निकाला, तो सिग्मा तो देखिए सिग्मा यानी डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी है, टोटल चार्ज कितना है, जेड इंटू ई, और कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये पूरा वॉल्यूम में से छोटे वाले को निकाल दीजिए, बड़े वाले वॉल्यूम में से बड़ा वाला टोटल वॉल्यूम कितना है, तो वो है बड़े वाला वॉल्यूम से छोटे वाले वॉल्यूम को निकाल दीजिए, तो वहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बड़े वाला वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस छोटा वाला वॉल्यूम 4/3 पाई कुछ स्मॉल आर मान लीजिए कि, या कुछ ये आर डैश ले लेता हूँ अंदर वाले का। ठीक है, ये हो जाएगा रो, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे और एक बार
ठीक है। तो चार्ज निकाला, बेसिकली आप देखोगे कि वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए होपफुली, ठीक है। अब एक बार आप इसमें वैल्यू क्यू निकल आया तो आप उसके बाद आपको क्या है, गॉस लॉ लगाना है। गॉस लॉ क्या है कि ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज क्या है, ये आपने क्यू इनक्लोज निकाल दिया, ये वाला, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और फिर डिवाइड, ई की वैल्यू हर जगह सेम होगी तो ई को बाहर ले लीजिए। ई इंटू 4 पाई, सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज यहाँ से यहाँ डाल दीजिए, बस खत्म, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है लेकिन है नहीं, बहुत आसान है ये। कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, होपफुली आ जाएगा। देखिए देखने में बड़ा लग रहा है बहुत छोटा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशंस मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। और आप इसको क्वेश्चंस को स्किप मत करना, क्वेश्चंस को करोगे तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। खाली देखा फॉर्मूला तो तुरंत आ गया, देख लिया भाई, हाँ मैं पता चल गया, समझ में आ गया, मैं बिल्कुल समझ में आ गया, और ठीक है समझ में आ गया। लेकिन जितनी जल्दी समझ में आया है उतनी जल्दी भूल भी जाएगा अगर तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन जो है इसको स्किप नहीं करना है, सॉल्व करना है, भले थोड़ा टाइम लगे। अभी टाइम लगेगा तो एग्ज़ाम में टाइम बचाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में टाइम बचाएगा क्योंकि ये पूरा सेट हो जाएगा दिमाग में। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए, और ये हमारा पूरा एप्लीकेशंस हम कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये चैप्टर का एक तरह से थ्योरी पार्ट हमने पूरा कर लिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये समरी आप देख लीजिएगा, और यहाँ से क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे सॉल्व करना, ठीक है ना। हमारे ये पॉइंट रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे अगले पार्ट में। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए, और हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। इसको देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।